हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स 2 जुलाई 2020 के। तो फटाफट से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और बाकी लोगों को भी कहिए कि फटाफट से इस सेशन को ज्वाइन करें। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्या क्या मेजर न्यूज है। पहली न्यूज है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है और यह जो दिन है वो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जो कि पश्चिम के पूर्व सीएम थे, उनके योगदान को मनाने के लिए हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। और डॉक्टर रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इसी दिन उनकी मृत्यु 1962 में हो गई थी। डॉक्टर रॉय को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और यह जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, यह व्यक्तिगत जीवन और समुदाय में डॉक्टर के योगदान का सम्मान करता है। और जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि जो अभी कोविड-19 के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें डॉक्टर्स और जो भी कोविड वॉरियर्स हैं, यानी कि जो नर्सेस हैं और जो बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनका बहुत ही ज्यादा योगदान है। वो कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए। तो उन लोग को सैल्यूट है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो इस नेशनल डॉक्टर्स डे पर हम उनको सैल्यूट करते हैं। और जो पहला राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो था वो जुलाई 1991 में बनाया गया था। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। पहला राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1981, 1991, 2001 और 2011। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। क्या होगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1991 में जो पहला नेशनल डॉक्टर्स डे था, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, वो मनाया गया था। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। देश में विकसित कोविड-19 के पहले वैक्सीन का मानव परीक्षण करने की अनुमति मिल गई है और जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये परमिशन दी है। और ये जो वैक्सीन है इसका नाम है कोवैक्सीन। और इस टीके को जो विकसित किया है वो एक निजी क्षेत्र की कंपनी भारत बायोटेक इंडिया ने विकसित किया है। और इसमें 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने सहयोग किया है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, अगर ये कोवैक्सीन सफल रहती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसको किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित जो है वो भारत की जो भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड है, निजी क्षेत्र की कंपनी, उसने आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर इसको विकसित किया है। और हैदराबाद में जीनोम घाटी में स्थित भारत बायोटेक के जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशाला में स्वदेशी निष्क्रिय टीका विकसित और निर्मित किया गया है। यानी कि ये जो कंपनी है, ये जो इंडस्ट्री है, ये बायो सेफ्टी लेवल 3 पर थी और इसमें इस वैक्सीन को एकदम सुरक्षित रूप से जो है इसको निर्मित किया गया है। लोगों पर इस टीके का परीक्षण 2 चरणों में होगा और ये अगले महीने शुरू किया जाएगा। तो अगर ये वैक्सीन सफल हो जाती है तो भारत के लिए बड़ा अचीवमेंट रहेगा ही, और साथ ही ग्लोबली भी ये बहुत ज्यादा बड़ा अचीवमेंट रहेगा। सो लेट्स सी के इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। चलिए इससे जुड़ा हम एक प्रश्न देख लेते हैं। भारत में विकसित कोविड-19 के पहले टीके का नाम क्या है जिसे हाल ही में मानव परीक्षण की अनुमति मिली है? कोरोनिल, कोविफिक्स, कोविफिर और कोवैक्सीन। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कोवैक्सीन। और कोरोनिल जो है वो हाल ही में न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि जो पतंजलि है उसने 2 दवा निकाली थी कोविड-19 के लिए जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, उसमें एक थी कोरोनिल। तो यहाँ पर ये बताइए फटाफट से कमेंट करके कि ये जो कोवी4 है, ये कोवी4 जो दवा है, ये किसने विकसित की है? फटाफट से कमेंट करिए। ये हाल ही में न्यूज में था। ये हेटेरो ने विकसित किया है। जो एक दवा है रेमडेसिविर, उसका ये उसकी जेनेरिक मेडिसिन है ये कोवी4, और इसको हेटेरो ने विकसित किया है। और ये कोविड-19 ड्रग के तौर पर इसको जो है किया गया है विकसित। ये एक एंटीवायरल ड्रग है। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर 2020 तक किया गया है और इसके तहत देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। तो इस योजना का जो इसका फायदा है वो 80,000 करोड़ जरूरतमंद लोगों को होगा। और इसमें जो सरकार की तरफ से जो खर्चा होगा इसको जो है पूरा करने के लिए, इस योजना को,
उसमें 90,000 करोड़ रुपए का खर्च सरकार का लगभग आएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण घोषित इस योजना का उद्देश्य महामारी के दौरान जो भी खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना है। लोगों तक जो खाने की कमी है वो नहीं होनी चाहिए, उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना है, खाने की पहुंच को। और इसके अंतर्गत जितने भी गरीब परिवार हैं, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि गरीब परिवार के हर सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं या चावल दिए जाएंगे और 1 किलोग्राम साबुत चना मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो 5 किलोग्राम गेहूं या चावल मिलेगा, साथ ही 1 किलोग्राम साबुत चना मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो है अगले 5 महीने तक मुफ्त प्रदान किया जाएगा राशन के तौर पर। और ये हर सदस्य, गरीब परिवार के हर सदस्य को इतना जो है कोटा मिलेगा। पहले से घोषित इस योजना की 3 माह की अवधि 30 जून 2020 को समाप्त होनी थी और अब इसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि जो अभी खतरा है कोविड-19 का जो प्रकोप है वो अभी बरकरार है। और देखते हैं कि कब तक ये सिचुएशन इम्प्रूव होती है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को दिक्कत ना हो और गरीब कल्याण योजना के तहत, अन्न योजना के तहत लोगों की जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के हर सदस्य को हर महीने कितना किलोग्राम चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है? 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो या 7 किलो? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए, बहुत ईजी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 किलो चावल या गेहूं मिलेंगे। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। प्रोग्रामिंग और डेटा साइंसेज में दुनिया की पहले ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है और इसका जो उद्घाटन है, जो इसकी शुरुआत है, जो लॉन्च है, वो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है ऑनलाइन किया। यह पाठ्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास द्वारा संचालित है। इसका जो कोर्स है वो भी आईआईटी मद्रास ने डिजाइन किया है। डेटा साइंसेज, जैसा कि हम जानते हैं, आज के युग का सबसे तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है और यह उम्मीद है कि 2026 तक करीब 1 करोड़ 15 लाख लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इस पाठ्यक्रम में 12वीं कक्षा का पास कोई भी एक विद्यार्थी जिसने 10वीं कक्षा में अंग्रेजी और गणित विषय के साथ पास की है, जो उनके विषय थे वो अंग्रेजी और गणित अहम है, वो दोनों होने चाहिए 10वीं में, और 12वीं परीक्षा में पास अगर वो हो गए हैं तो वो इसका आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही में अगर कोई ग्रेजुएट है या ऑलरेडी कहीं और वो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो वो भी इस जो बेसिकली ये डिग्री है बीएससी डिग्री कोर्स के लिए, इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें कोई लिमिट नहीं है कि पर्टिकुलर ब्रांच का बंदा होना चाहिए, जैसे कि साइंस बैकग्राउंड का होगा या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का होना चाहिए। तो जस्ट आपने 12वीं कक्षा यदि पास की है और 10वीं कक्षा में आपके पास अंग्रेजी और गणित के विषय थे तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके आसपास जो भी लोग हैं आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए। काफी फायदेमंद रहेगा क्योंकि हम जानते हैं कि डेटा साइंसेस जो है वो बहुत तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस विषय में दुनिया के पहले ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है? प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वनस्पति और पर्यावरण विज्ञान? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। 30 जून को झारखंड में हूल दिवस का आयोजन किया गया और ये झारखंड में एक बहुत ही ऐतिहासिक क्रांति को मनाने के लिए बनाया जाता है क्योंकि इस दिन सन 1855 में झारखंड के जो संथल आदिवासी हैं उन्होंने विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया था। इसमें कुछ जो मेजर सेनानी थे वो थे जैसे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानू, ये कुछ सेनानी थे जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश शासन में खलबली मच गई थी। इस विद्रोह के दौरान लगभग 20,000 संथल मारे भी गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि प्रदान की। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। 30 जून को झारखंड में हूल दिवस का आयोजन किस ऐतिहासिक क्रांति को मनाने के लिए किया जाता है? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। एका आंदोलन, संथाल विद्रोह, पावना विद्रोह और सन्यासी विद्रोह?
फ्रेंड्स फटाफट से लाइक बटन को हिट कर दीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि संथल विद्रोह को याद करते हुए यह जो हूल दिवस है 30 जून को झारखंड में मनाया जाता है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। भारत के एआई सक्षम माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क ने ग्लोबल लीडरशिप समिट और एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी महोत्सव कॉग-एक्स 2020 में 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं और ये जो पुरस्कार है वो बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी और पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर के जो 2 श्रेणी थी, इन दोनों श्रेणियों में जो है इस माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क को जो है पुरस्कार मिला है। और ये जो पुरस्कार है वो जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो माई जीओवी के तकनीकी साझेदार है उसके द्वारा जीती गई है। माई जीओवी की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक जुड़ाव मंच है जो सरकार और नागरिक के बीच 2 तरफा संचार की सुविधा प्रदान करता है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भागीदारी प्रशासन की सुविधा प्रदान करता है। और ये जो जियो हैप्टिक है ये इसका जियो में काफी मेजर स्टेक होल्डर है ये जियो का, जियो हैप्टिक। और बात करें हम एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का शिखर सम्मेलन महोत्सव यानी कि कॉग-एक्स की, तो यह लंदन में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कॉग-एक्स एआई दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। लंदन में यह प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ व्यापार, सरकार, उद्योग और अनुसंधान में उपस्थिति के साथ आयोजित किया जाता है। कॉग-एक्स पुरस्कारों को एआई में सर्वश्रेष्ठ और दुनिया भर में उभरती प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है। तो ये भी एक जो कॉग-एक्स अवार्ड हो गए, अब ये भी इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। और ये किसको दिया गया है? ये कोरोना जो माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क है उसको मिला है और ये 2 श्रेणियों में मिला है, बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी और पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर की कैटेगरी में मिला है। और ये मिला किसको है? ये जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को मिला है जो कि टेक्निकल पार्टनर है माई जीओवी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का शिखर सम्मेलन और महोत्सव हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? पेरिस, रोम, लंदन या मॉस्को में? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लंदन। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। भारत और भूटान के बीच 600 मेगावाट खोलंगछू संयुक्त उद्यम जल विद्युत परियोजना के लिए रियात समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये 600 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जो पूर्वी भूटान के त्रिशांगत्से जिले में खोलोंगछू नदी के निचले हिस्से पर स्थित है। तो ये नदी इंपॉर्टेंट है, खोलोंगछू नदी, क्योंकि इसी पर ये जो जल विद्युत परियोजना है वह स्थित है। इस परियोजना में 95 मीटर की ऊंचाई वाले कंक्रीट के बांध से घिरे पानी के साथ 4 150 मेगावाट टरबाइन के भूमिगत बिजली घर बनाने की योजना है। इसे भूटान के ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी खोलंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तो जो विद्युत परियोजना है जो इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी वो कंपनी है खोलंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड और ये एक जॉइंट वेंचर है किसका? ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन का और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का। इसी के साथ इससे पहले अगस्त 2019 में 720 मेगावाट की मंगदेचू पन बिजली परियोजना का उद्घाटन भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से किया था और इसके साथ ही भूटान में 2100 मेगावाट से अधिक के द्विपक्षीय सहयोग की 4 पन बिजली परियोजनाएं पहले से ही चालू हैं। तो बेसिकली जो भी भारत और भूटान के बीच में अगर हम बात करें कि बायलैटरल कॉर्पोरेशन के कौन सा रीजन है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो एक मेन जो है कॉर्पोरेशन का पॉइंट है बिटवीन भारत और भूटान। तो भारत, क्योंकि जो नदियां हैं, कुछ नदियां जो है वो भूटान और भारत के लिए कॉमन है, तो वहां पर जो भी परियोजनाएं हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो वहां पर बन सकते हैं उनको बनाया जाता है। साथ ही में जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है वो जो भारत है वो भूटान में करती है फॉर दीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, ताकि वहां से जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी हो उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके।
तो कह सकते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत और भूटान के बीच में एक तरह से द्विपक्षीय सहयोग के कुछ बिंदु हैं, कुछ बिंदुओं में से एक है। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। खोलंगछू नदी किस देश में बहती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि भूटान। चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर जल परियोजना का शुभारंभ किया गया है और इसका जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और इसका जो मेन मोटो है, जो मेन एम है इस प्रोजेक्ट का, वो ये है कि जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी घर हैं बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उन तक पानी की पहुंच को सुनिश्चित करना है पाइप जल परियोजना हर घर जल के द्वारा। और यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जल जीवन मिशन का एक हिस्सा है। तो जल जीवन मिशन का हिस्सा है, तो इसका मेजर एम क्या है जल जीवन मिशन का? फटाफट से मुझे बताइए कि कौन से ईयर तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबको पानी की पहुंच सुनिश्चित करना है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। फटाफट से कमेंट करके बताइए। हाँ, 2024। तो 2024 तक जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें हर घर को पानी की पहुंच को सुनिश्चित करना जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। और ये जो हर घर जल परियोजना है जो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए शुरू की गई है, यह इस जल जीवन मिशन का एक हिस्सा है। इस परियोजना के तहत क्षेत्र के 3 जिलों यानी कि महोबा, ललितपुर और झांसी, ये 3 रीजन जो है, 3 जिले जो हैं इस क्षेत्र के, इनको कवर किया जाएगा इस परियोजना के अंतर्गत। और खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां फ्लोराइड और आर्सेनिक से भूजल दूषित होता है। तो जो भी ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, जहां पर फ्लोराइड और आर्सेनिक के कारण जो कंटामिनेशन हो गया है, ऐसे जिलों में, ऐसे क्षेत्रों में जो पानी की पहुंच है, जो साफ पीने का जल है, उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। और इस परियोजना से इन जिलों की 770 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 14 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। यहाँ सतही जल और भूमिगत जल का उपयोग क्षेत्र के प्रत्येक घर में नलों के माध्यम से पीने का जो पानी है प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यानी कि नलों के द्वारा जो पानी है उसको पहुंचाया जाएगा। कौन सा वाटर? बेसिकली सरफेस वाटर, और जो ग्राउंड वाटर है उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा सीधे नलों के द्वारा। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो परियोजना है ये एक पाइप जल परियोजना है कि हर घर को जल सुनिश्चित करना है। इसका जो पहला चरण है उसके लिए जो भी काम है वो अगले 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए महत्वाकांक्षी पाइप जल परियोजना हर घर जल का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत किस जिले को शामिल नहीं किया गया है? तो आपको बताना है कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। महोबा, ललितपुर, झांसी और गोंडा। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए, कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि गोंडा। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। नागालैंड में मौन जिला प्रशासन को 65वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में 3 अलग अलग श्रेणियों के तहत स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो श्रेणी है वो है वित्तीय समावेशन, जिला प्रतिक्रिया पर कोविड-19 और कौशल विकास पर अपनी पहल के लिए स्कॉच क्रूशिबल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। और जो स्कॉच अवार्ड है ये 2003 में स्थापित किए गए थे। यह एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो स्कॉच अवार्ड्स जो है वो जो है प्रदान किए जाते हैं। और इस बार जो है ये 65वां स्कॉच शिखर सम्मेलन है, जिसके अंतर्गत जो है मौन जिला प्रशासन जो कि नागालैंड में स्थित है उसको सम्मानित किया गया है 3 अलग अलग श्रेणियों में, जो कि है इनिशिएटिव ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स टू कोविड-19 और स्किल डेवलपमेंट, यानी कि वित्तीय समावेशन के लिए और कोविड-19 पर जिला की प्रतिक्रिया के लिए और कौशल विकास के लिए स्कॉच क्रूसिबल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है मौन जिला प्रशासन को। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मौन जिला प्रशासन को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जिला किस राज्य में स्थित है? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। बिहार, पंजाब, नागालैंड या असम। तो कहां पर स्थित है ये जिला? मौन जिला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि नागालैंड में ये स्थित है। अगली न्यूज देख लेते हैं। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NBRI लखनऊ ने
कोविड-19 के परीक्षण के लिए उन्नत वायरोलॉजी लैब की स्थापना की है, यानी कि एडवांस्ड वायरोलॉजी लैब जो है उसको स्थापित किया गया है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा। और ये जो सुविधा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और WHO और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर जो है विकसित की गई है। और ये जो लैब है ये बायो सेफ्टी लेवल 3 फैसिलिटी है। तो आप कई बार आपने ये चीज सुनी है कि बायो सेफ्टी लेवल 3 कोई भी एक लैब है, या कोई अभी हमने पिछली न्यूज में भी देखा था कि जो एक इंडस्ट्री थी जिसने कोविड वैक्सीन को विकसित किया है, कोवैक्सीन को, तो वहां पर भी हमने देखा कि वो बायो सेफ्टी लेवल 3 का वहां पे जिक्र हुआ था। तो ये बायो सेफ्टी लेवल 3 है क्या? फटाफट से बताइए बायो सेफ्टी लेवल 3 क्या है। तो जो बायो सेफ्टी लेवल 3 होती है उसमें बेसिकली जो एक्सेस होता है वो एयरलॉक के द्वारा होता है, नेगेटिव एयर प्रेशर रखा जाता है उसमें, और एयर को रीसर्कुलेट नहीं किया जाता है क्योंकि उसके कारण जो है सीरियस या पॉसिबली लीथल डिजीज हो सकता है। तो और उसके बाद जो क्लास 3 क्लोथिंग है वो पहनना अनिवार्य होता है, और जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं और जो भी वेस्ट होता है उसको डिकंटेमिनेट किया जाता है इस्तेमाल के बाद। तो बेसिकली जो है 4 तरह के बायोसेफ्टी लेवल होते हैं। बायोसेफ्टी लेवल 1, 2, 3 और 4 होते हैं। 1 वाला होता है जो एक टिपिकल लैब होती, मतलब अगर बायोसेफ्टी लेवल 1 लैब है तो मतलब वो एक टिपिकल लैब है, वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। उसके बाद जो बायोसेफ्टी लेवल 2 होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है, मतलब कि इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है किसी चीज को छूने से या इनहेल करने से, लेकिन वो ऐसा डिजीज नहीं होगा, मतलब वो इन्फेक्शन जो ऐसा नहीं होगा जो लाइफ थ्रेटनिंग होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर ऐसी कोई लैब होती है जिसमें बायोसेफ्टी लेवल 2 है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बायोसेफ्टी लेवल 2 है, तो वहां पे लिमिटेड एक्सेस होता है स्पेस का, और जो इक्विपमेंट और वेस्ट होते हैं उनको डिकंटेमिनेट किया जाता है। ठीक है। और जो बायोसेफ्टी लेवल 4 होता है, ठीक है, तो ये लेवल जो है ये जैसे जैसे बायोसेफ्टी लेवल बढ़ता है इसका मतलब कि वो हाईली कंटेमिनेटेड जोन हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे अगर बायोसेफ्टी लेवल 4 है तो ये इसके लिए सेपरेट फैसिलिटी या स्ट्रक्चर चाहिए, नेगेटिव प्रेशर रखा जाता है, एयर को सर्कुलेट नहीं किया जाता है, और इसमें प्रेशराइज्ड पर्सनल सूट्स पहनने पड़ते हैं, अलग से स्पेशल इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट सेफ्टी लेवल यहाँ पर बरतना पड़ता है। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि कहीं पे भी अगर आप बायोसेफ्टी लेवल पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब है, यानी कि वहां पे कितना सेफ्टी लेवल है उस पर्टिकुलर लैब में या उस पर्टिकुलर जगह पर। तो अगर ज्यादातर जो अब हम देख रहे हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड कोई लैब है या जगह है तो ज्यादातर वो बायोसेफ्टी लेवल 3 की वहां पर सुविधा रहती है। तो ये भी जो एडवांस वायरोलॉजी लैब है ये एक बायोसेफ्टी लेवल 3 सुविधा है। इसमें एक सक्शन सुविधा है जो किसी भी एरोजोल को चूस सकती है और उसे फिल्टर के माध्यम से पारित कर सकती है, जिसके कारण जो वायरस या बैक्टीरिया है वो फिल्टर हो जाएंगे। तो जो भी सांस्कृतिक समारोह है उसमें संक्रमण की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक उन्नत वायरोलॉजी लैब की स्थापना की है? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली और DRDO। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है और कोरोना संकट के दौरान छात्रों को शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं वो स्कूल जैसे माहौल में घर पे ही पढ़ सकते हैं। बच्चे घर पे ही पढ़ेंगे, योग करेंगे, कहानियां सुनेंगे और उन पर नोट्स बनाएंगे। और इसके अंतर्गत 6 जुलाई से राज्य के घरों में स्कूल की घंटी भी बजाई जाएगी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान कहाँ शुरू किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात और मणिपुर। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में कॉन्टिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया गया है। और गैल्वेनाइजेशन
जो है वो स्टील को मजबूती प्रदान करने की एक सामग्री है जो पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। और जैसा कि ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो गैल्वेनाइज इस्पात की मांग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तार करना है और इस्पात की तीव्रता को बढ़ाना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह जो है इसका उद्घाटन किया गया है कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा का। और ये एशियाज फर्स्ट कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेंटर है। ठीक है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एशिया का पहला ऐसा सेंटर है, फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेंटर है। और साथ ही ये इंडिया को आत्मनिर्भर भी बनाएगा, भारत को गैल्वेनाइज्ड स्टील के उत्पादन में यह आत्मनिर्भर बनाएगा। गैल्वेनाइज्ड स्टील की बात करें तो ये क्षति प्रतिरोधी और यूवी स्थिर है। इसके लिए कार्यस्थल पर विशेष हैंडलिंग सावधानियां बरतने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया स्टील को अभेद्य बनाने के साथ साथ कैथोडिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। स्टील में मौजूद जिंक किसी भी नुकसान को कम करने और स्थानीयकृत रखने के लिए जंग को फैलने से रोकता है। तो गैल्वेनाइजेशन बेसिकली रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए रोका जाता है। ठीक है, जंग लगने से रोका जाता है, इससे मजबूती आती है स्टील में। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में एशिया की पहली सतत गैल्वेनाइज्ड स्टील रेबार विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब में ये जो है उद्घाटन इसका किया गया है। अगली न्यूज देखते हैं। रूस भारत द्वारा मांगी गई रक्षा आवश्यकताओं को जल्द ही पूरा करेगा और इसके तहत AK-203 असॉल्ट राइफल और KA-226 टी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए लंबे समय से लंबित सौदे पूरे किए जाएंगे। यह वार्ता हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया रूस यात्रा के दौरान की गई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने अपना जो एक 75 मेंबर का जो एक आर्मी कंटिंजेंट भेजा था रशिया में पार्टिसिपेशन के लिए, रूस में भेजा गया था पार्टिसिपेशन के लिए, किसमें? विक्ट्री परेड में। और ये विक्ट्री परेड क्यों मनाई जाती है हर साल? जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, विश्व युद्ध द्वितीय जो हुआ था वर्ल्ड वॉर 2, उसमें रशिया की जो जीत हुई थी, रशिया की जो विक्ट्री हुई थी, उसको याद करते हुए विक्ट्री परेड मनाई जाती है हर साल। और इस बार इसमें भारत के 75 मेंबर का एक आर्मी कंसाइनमेंट ने इसमें हिस्सा लिया था। और हाल ही में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने विजिट किया रशिया में। और उसी विजिट के दौरान जो है ये डिसाइड हुआ कि जो बहुत समय से लंबित ये सौदा था रशिया और भारत के बीच में रिगार्डिंग AK-203 असॉल्ट राइफल्स और KA-226 टी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स से संबंधित, इसको जो है पूरा किया जाए। और हाल ही में एक और मेजर फैसला हुआ है भारत और रशिया के बीच में। एक जो एग्रीमेंट है, रिलॉस एग्रीमेंट जो है, ये इसकी जो रिलॉस डील है बेसिकली, ये जो है इसको इंडिया ने क्लियरेंस दे दिया है, इंडिया ने इसको क्लियर कर दिया है, क्लियरेंस बाय इंडिया। और ये जो रिलॉस डील है ये बेसिकली क्या है? रेसिप्रोकल है, एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विद रशिया। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विद रशिया। और ये जो है जैसे भारत ने यूएस के साथ 2016 में लेमोआ साइन किया था, उसके अंतर्गत क्या है कि भारत के जो भी शिप हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो बिना किसी परमिशन के यूएसए के पोर्ट्स पर जा सकते हैं और वो जो वहां पर लॉजिस्टिक्स हैं जितने भी, उनको एक्सेस कर सकते हैं। कोई पेमेंट इमीडिएट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से सेम टाइप का जो एग्रीमेंट है जो रशिया के साथ साइन हुआ था, उस डील को क्लियरेंस मिल गया है भारत के द्वारा। तो इस डील का नाम है रिलॉस और जो यूएस के साथ साइन हुई है उसका नाम है लेमोआ। ठीक है, और जो ये रिलॉस है इसमें क्या होगा कि जो भी भारत के शिप हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो अब रशिया के जो पोर्ट हैं या फिर जो रशिया के जो एयरफील्ड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं बिना पहले परमिशन लिए हुए, और वहां पर इमीडिएट कोई पेमेंट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलॉस आपके लिए।
तो इससे जुड़ा एक प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में भारत ने एक डील को क्लियरेंस दिया है, रेलॉक्स नाम की डील, तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये रशिया से संबंधित है। और यदि अगर प्रश्न आता है कि लेमोआ नाम की जो एग्रीमेंट है, जो डील है, वो भारत ने किस देश के साथ साइन की है? तो वो यूएसए के साथ 2016 में साइन की गई थी। उससे पहले रूस के बारे में कुछ जान लेते हैं। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका जो कुल क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है और रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूसी रूबल है। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। भारत के AK-203 असॉल्ट राइफल्स और KA-226 टी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की आपूर्ति कौन सा देश कर रहा है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या जापान? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रूस। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो सारे अच्छे से पढ़ लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने देख ली और साथ ही में उससे जुड़े प्रश्न भी देख लिए। आई होप आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे। इस सीरीज को रोजाना फॉलो करिए। आपकी जो समझ है डेली करंट अफेयर्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि देखिए होता क्या है, डेली करंट अफेयर्स में सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो रोजाना कहीं ना कहीं आगे पीछे फिर से रिपीट होते ही होते हैं। तो यदि आप उसको डेली फॉलो करोगे तो आपको चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए वो एक स्टोरी की जैसे चीजें चलेंगी और आपको याद रहेंगी। तो मेरे यही आपसे दरखास्त है कि आप इसको रोजाना फॉलो करिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। और कोई भी अगर आपको डाउट है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, आप कि कैसे तैयारी करें या कुछ और भी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर जाकर आप करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इसी तरह हमारे साथ तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।